जेन्युइन रोल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने जा रहा है जो एग्जाम्स में आपके यहाँ भर करके पूछा जाता है, दैट इज वो कहते हैं पैरेलल प्लेट केमिस्ट्री। हेलो बच्चों, आए हो तो ज्ञान लो, बाकी पढ़ा मैं दूंगा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रेड 12 फिजिक्स का चैप्टर 2 सेकेंड पार्ट, दैट इज पोलराइजेशन एंड कैपेसिटेंस। पर उससे पहले एक चीज कि पिछले वीडियोस जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ पर हम उन वीडियोस उन चैप्टर का रेफरेंस यूज करेंगे जो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। वो मेरे यूट्यूब चैनल के लिंक पे पड़ी हुई है, वो वीडियो जरूर देखें। आज का चैप्टर जो हम पढ़ने जा रहे हैं कैपेसिटेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रीजन कि इसमें बहुत सारे डाउट्स जो बच्चों के बने रह जाते हैं और बोर्ड में क्वेश्चंस जो आप अटेम्प्ट करते हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स पूछी जाती हैं। तो एक बार जरूर वो रेफरेंसेस देखें और फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिए। तो आइए हम अपने चैप्टर स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट, दैट इज पोलराइजेशन एंड कैपेसिटेंस। तो सबसे पहला टॉपिक हम जो स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज डाइलेक्ट्रिक्स, या डाइलेक्ट्रिक्स इज अ पार्ट ऑफ इंसुलेटर। देखिए इंसुलेटर बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इंसुलेटर इज अ फैमिली। इसमें बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस होंगे जो किसी भी फील्ड में किसी भी तरीके से कंडक्ट नहीं करेंगे, चार्जेस नहीं मिलेंगे आपको। इसी का एक छोटा सा पार्ट होता है जो नॉर्मली तो इंसुलेटर की तरीके से बिहेव करता है, पर अगर हम इसको किसी एक्सटर्नल फील्ड में इन मटेरियल्स को रखें तो ये पोलराइज हो जाते हैं या इनमें चार्जेस का सेपरेशन हो जाता है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स भी एक्चुअली दो प्रकार के होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर सब्सटेंसेस। डिफरेंशिएट करते हैं पोलर और नॉन पोलर सब्सटेंसेस में। देखिए मॉलिक्यूलर लेवल पर अगर हम देखें सब्सटेंसेस को, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनके सेंटर ऑफ पॉजिटिव और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्जेस पहले से सेपरेट नहीं होते हैं। इसका मतलब अगर हम इन सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स को देखें तो इनका सेंटर ऑफ पॉजिटिव और सेंटर ऑफ नेगेटिव दोनों कोइंसाइड करते हैं। इसका मतलब ऐसे सब्सटेंसेस को हम पोलर सब्सटेंसेस कहते हैं और इनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो, नहीं यार रुको। तो आज का पहला पोर्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक्स, जो कि इंसुलेटर्स का पार्ट है। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो सब्सटेंसेस को हम तीन पार्ट में बांटते थे, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स वो सब्सटेंसेस हैं जिनको हम अगर किसी एक्सटर्नल फील्ड में भी रखें तो भी इनमें चार्जेस नहीं होंगे। इसी फैमिली का एक छोटा सा पार्ट है जिसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स वो सब्सटेंसेस हैं जो नॉर्मली तो हमारे इंसुलेटर की तरीके से बिहेव करते हैं, चार्जेस नहीं है इनके पास, पर अगर हम इनको एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो इनके चार्जेस सेपरेट हो जाते हैं, मतलब चार्जेस जनरेट हो जाते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं। एक्चुअली डाइलेक्ट्रिक भी आपके दो तरीके के होते हैं, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड पोलर एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड नॉन पोलर। अब ये पोलर और नॉन पोलर क्या है? अगर ऐसे सब्सटेंसेस को हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बेस पर देखें तो इनके पोलर सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स, पोलर सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के सेंटर ऑफ पॉजिटिव और सेंटर ऑफ नेगेटिव, दैट मींस कि अगर मॉलिक्यूल को देखेंगे तो मॉलिक्यूल का सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एक तरफ होगा और नेगेटिव चार्ज एक तरफ होगा। इसका मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी पोलराइज होते हैं। ये कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे? ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो एसिमेट्रिकल, मॉलिक्यूलरली एसिमेट्रिकल होंगे। इनके मॉलिक्यूल्स एसिमेट्रिकल हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव अलग हैं। जबकि इसी के पैरेलल नॉन पोलर सब्सटेंसेस वो हैं जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब सिमेट्री की वजह से इनका सेंटर ऑफ पॉजिटिव और सेंटर ऑफ नेगेटिव दोनों कोइंसाइड कर रहा होता है। इसलिए इनके सेंटर ऑफ पॉजिटिव और सेंटर ऑफ नेगेटिव कोइंसाइड की वजह से यहाँ कोई पोल नहीं बनता है। तो दे आर कॉल्ड नॉन पोलर सब्सटेंसेस एंड दे आर कॉल्ड पोलर सब्सटेंसेस। अब कहते हैं कि जब ऐसे सब्सटेंसेस को हम किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, चाहे हम पोलर को रखें या नॉन पोलर को रखें, आप पोलर सब्सटेंसेस को अगर रखेंगे एक्सटर्नल फील्ड में तो पोलर सब्सटेंसेस में दो तरीके का पोलराइजेशन होता है। पहला, इनके मॉलिक्यूल्स, चूंकि मॉलिक्यूल्स सेपरेट होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, इसलिए इसमें ओरिएंटेशन होता है, मॉलिक्यूल्स रोटेट होते हैं फील्ड के अकॉर्डिंग। जबकि नॉन पोलर सब्सटेंसेस में सिर्फ एक्सटर्नल फील्ड में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस सेपरेट हो जाते हैं। तो दिस प्रोसेस of either orientation
और सेपरेशन ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। अब जरा हम देखते हैं कि इस पोलराइजेशन का तरीका क्या है। मान लीजिए हमारे पास एक कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखा हुआ है। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस नॉन पोलर भी हो सकता है और पोलर भी हो सकता है। तो जब भी ऐसे सब्सटेंसेस को, मान लीजिए हमने किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखा, एक्सटर्नल फील्ड ये कि मान लीजिए ये हमारी एक्सटर्नल फील्ड है ई नॉट फ्री स्पेस में, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अगर इस तरीके से चल रही है, लाइंस आपकी ऐसे जा रही होंगी, तो ये आपको पता है कि लाइंस हमेशा पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ, पॉजिटिव पर डाइवर्ज आउट करती हैं, नेगेटिव एंड पर डाइवर्ज इन करती हैं। तो हमारी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से मूव कर रही है, इलेक्ट्रिक लाइंस इस तरीके से मूव कर रही हैं, तो होगा क्या कि यहां अंदर जो मॉलिक्यूल्स पड़े होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स के सेंटर ऑफ पॉजिटिव और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्जेस, चाहे ये पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, ये चार्जेस या ये सेंटर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट होंगे। दैट मींस पॉजिटिव इस तरफ अट्रैक्ट होगा और नेगेटिव इस तरफ अट्रैक्ट होगा। तो हमारे ये मॉलिक्यूल्स के सेंटर्स सेपरेट हो जाएंगे। दैट मींस ये एंड आपका नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव साइड पर है, और ये एंड हमारा पॉजिटिवली चार्ज होगा क्योंकि ये नेगेटिव साइड पर है। तो होगा क्या, सारे मॉलिक्यूल्स का, जितने मॉलिक्यूल्स इसमें हैं उन सब का नेगेटिव एक तरफ और उन सब का पॉजिटिव एक तरफ हो गया। इसका मतलब हमारे इस सब्सटेंस का एक एंड नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा इफेक्टिवली, और दूसरा एंड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ अ सब्सटेंस। रिजल्ट क्या हुआ कि ये जो हमारे पोलराइज्ड चार्जेस हैं या जो पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक है, इसकी फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव इस डायरेक्शन में हुई, और दूसरे की फील्ड जो एक्सटर्नल थी फ्री स्पेस में वो इधर की तरफ हुई। दोनों फील्ड्स एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, और टेक्निकली ये पोलराइज्ड चार्जेस की फील्ड हमारे एक्सटर्नल फील्ड से हमेशा कम होती है। दैट मींस अब इस सब्सटेंस के अंदर जो नेट फील्ड होगी, नेट फील्ड विल बी द डिफरेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड फ्री स्पेस के केस में जो हमने अप्लाई की थी दिस वन, माइनस जो फील्ड इसके अंदर इंड्यूस हुई है। मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं इंड्यूस, जिसको हम कहते हैं पोलराइज्ड फील्ड। इंडक्शन की वजह से ये चार्जेस यहां पर प्रोड्यूस हुए हैं, इसलिए मैं इसको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा हूं। तो जो मेरी नेट फील्ड है दैट इज ई नॉट माइनस ईपी। कहते हैं रिजल्टेंट फील्ड इज रिड्यूस्ड। नाउ आप जानते हैं कि देयर इज अ कांस्टेंट व्हिच इज कॉल्ड के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दिस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तो हमारी जो नेट फील्ड होगी, ये फ्री स्पेस में जो फील्ड थी, मैं पहले पढ़ चुके हैं हमारा लास्ट चैप्टर, मैंने इसीलिए कहा था कि लास्ट चैप्टर का रेफरेंस जरूर लीजिएगा। वहां पर हमने कहा था कि जो हमारी फील्ड होती है वो फ्री स्पेस की फील्ड का 1/k टाइम्स, जहां k को हम इस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। पोलराइजेशन दैट इज P of a substance, that is induced dipole moment per unit volume। आप जानते हैं कि जब भी सब्सटेंसेस को, जब भी किसी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को हम किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखें, उसके सारे मॉलिक्यूल्स, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सब पोलराइज हो जाएंगे। अब अगर मैं उस सब्सटेंस को मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बेस पर देखूं, तो उस सब्सटेंस के पर यूनिट वॉल्यूम पर कितने डाइपोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसको हम कहते हैं पोलराइजेशन वेक्टर P। तो पोलराइजेशन वेक्टर P इज द डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट आप ऑलरेडी जानते हैं, P इज इक्वल टू Q इनटू डिस्टेंस, दैट इज नॉर्मली हम इसको 2a से रिप्रेजेंट करते थे। तो अगर किसी मॉलिक्यूल को आप देखेंगे तो एक मॉलिक्यूल का ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मान लीजिए, तो इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस होगी, अगर इसको मैं 2a कहता हूं, तो इसका डाइपोल मोमेंट हुआ Q इंटू 2a, सिर्फ एक मॉलिक्यूल की। और हम डाइपोल मींस पोलराइजेशन वेक्टर डिफाइन करते हैं कि यूनिट वॉल्यूम पर ऐसे कितने डाइपोल्स बन रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम डाइपोल मोमेंट। दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन वेक्टर। नाउ दो तरीके के सब्सटेंसेस थे हमारे, पोलर और नॉन पोलर।
अगर मैं नॉन पोलर सब्सटेंसेस को देखूं तो इसके सेंटर ऑफ पॉजिटिव और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड हो रहे थे। एक्सटर्नल फील्ड में रखते ही, जैसे आप एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे, ये एंड आपका अगर नेगेटिवली चार्ज होगा एक्सटर्नल फील्ड के हिसाब से, और ये एंड अगर आपका पॉजिटिवली चार्ज होगा एक्सटर्नल फील्ड के हिसाब से, तो ये सेंटर ऑफ पॉजिटिव दिस विल अट्रैक्ट ऑन द राइट हैंड साइड, और नेगेटिव चार्जेस जितने हैं वो सब लेफ्ट को खींचेंगे। इसका मतलब है जो मेरा डाइपोल है इसमें ये एंड मेरा नेगेटिवली चार्ज हो गया, ये एंड आपका पॉजिटिवली चार्ज हो गया। सिर्फ लीनियर सेपरेशन है चार्जेस का, सिर्फ ये चार्जेस एक लाइन में सेपरेट होंगे, दिस इज कॉल्ड लीनियर पोलराइजेशन। अब अगर मैं देखूं पोलर सब्सटेंसेस की बात, तो पोलर सब्सटेंसेस में ऑलरेडी पोल्स बने हुए थे, पर फिर भी ये सब्सटेंस का डाइपोल, जो हम डाइपोल मोमेंट कह रहे थे, डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट 0 होता है। वजह इसकी कि रूम टेम्परेचर पर भी, नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर ये सब्सटेंसेस बाहर से इतनी थर्मल एनर्जी पा जाते हैं कि इस थर्मल एजिटेशन, ये झगड़ते हैं, एक दूसरे से धक्का मुक्की करते हैं, इस एनर्जी की वजह से ये डाइपोल्स रैंडमली ओरिएंट होते हैं, इधर उधर टेढ़े मेढ़े पड़े रहते हैं। कोई डाइपोल ऐसे होगा, अच्छा डाइपोल की डायरेक्शन हम एक बार पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। इसका मतलब है कि अगर मैं इस डाइपोल को देखूं तो इस डाइपोल में हमारा डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा, इस डाइपोल में इधर होगा, इस डाइपोल में ऐसे होगा, इस डाइपोल में यहां होगा। सारे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट रैंडमली घुमा होगा, कोई ऊपर होगा, कोई नीचे होगा, कोई इधर होगा, कोई उधर होगा, तो नेट डाइपोल इस सब्सटेंस का 0 होगा। पर जैसे ही आप इसको किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे, एक्सटर्नल फील्ड के हिसाब से ये सारे डाइपोल्स अपने आप को ओरिएंट कर लेते हैं, घुमा लेते हैं, क्योंकि इन चार्जेस पर एक तरीके का टॉर्क लगता है। अगर मैं एक मॉलिक्यूल का एग्जांपल यहां पर लूं, ये है ये मॉलिक्यूल, मान लीजिए दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। फिर मैं कह रहा हूं लास्ट चैप्टर में हम इसका रेफरेंस दे चुके हैं, एक बार उसको जरूर देखिएगा। अगर मैं इसको किसी एक्सटर्नल फील्ड में रख रहा हूं, ये एंड मेरा नेगेटिवली चार्ज है और ये एंड मेरा पॉजिटिवली चार्ज है, तो इस नेगेटिव चार्ज पर इधर की ओर और इस पॉजिटिव चार्ज पर इधर की ओर एक फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से ये डाइपोल मेरा घूम करके फील्ड के अलोंग अपने आप को अलाइन कर लेगा, लाइक दिस। इस तरीके के पोलराइजेशन को हम कहते हैं ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन। ओरिएंट नाम आपने सुना हुआ है, बहुत से लोगों को याद होगा कि उनके घरों में जो फैंस लगते हैं उन फैंस पे लिखा होता है ओरिएंट। ओरिएंट का मतलब होता है घूमना, तो दिस इज कॉल्ड ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन। और यहां पर सिर्फ चार्जेस का सेपरेशन था, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहते हैं। नाउ आपको पता है कि अब जो हमारा डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस था, उस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर जो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दैट इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी समहाउ रिड्यूस्ड। फ्री स्पेस के केस में ये फील्ड अगर E नॉट थी और जो हमारे इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से फील्ड डेवलप हो रही है, दैट इज EP, और हम पहले से ही जानते हैं कि E नॉट इज ग्रेटर देन EP, और E नॉट और EP की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। तो अगर मैं इफेक्टिव फील्ड देखूं, नेट फील्ड देखूं, तो नेट फील्ड E नॉट माइनस EP। दैट मीन्स अगर मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करूं, पहले चैप्टर का रेफरेंस, तो ये हमारी फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और ये उस सब्सटेंस के अंदर इफेक्टिव या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों का जो रेशियो है, दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका मतलब हुआ सब्सटेंस के अंदर जो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दैट विल बी इक्वल टू E इनसाइड इज इक्वल टू E एक्सटर्नल अपॉन K। दैट मींस inside electric field, inside dielectric substance, the effective electric field is equal to E external upon K, free space के केस में जो है। Now यहाँ पर एक नया टर्म हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, पोलराइजेशन डेंसिटी। देखिए डेंसिटी का मतलब होता है पर यूनिट लाइन, मींस लीनियर, पर यूनिट लेंथ, या पर यूनिट सरफेस एरिया, या पर यूनिट वॉल्यूम। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप किस पैरामीटर पर मेजर कर रहे हैं, लेंथ पर, सरफेस पर, वॉल्यूम पर, दैट इज कॉल्ड इट्स डेंसिटी। जैसे यहां पर हम चार्जेस के पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं, तो अगर किसी
डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को हम देखें तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के दो एंड होंगे, ये सरफेस है एंड दिस इज वन सरफेस। तो हम सिर्फ चार्जेस जो सेपरेट होंगे, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ जाएगा, नेगेटिव एक तरफ जाएगा, वो इस पूरी सरफेस एरिया पर आएगा। तो एक टर्म कितने हमारे चार्जेस इंड्यूस हुए पर यूनिट सरफेस एरिया, दिस इज कॉल्ड polarization density. Polarization density is defined as polarized charges per unit surface area. ये रहा, that is charge induced. Induced means induction हम बता चुके हैं, induction means charges ये अपने आप नहीं आते हैं, ये एक्सटर्नल फील्ड की वजह से आते हैं। तो this is induced या polarized charges per unit surface area, जो प्लेट की सरफेस एरिया है, जैसे यहाँ पर ये रही सरफेस एरिया। तो induced charges per unit surface area is called सरफेस चार्ज डेंसिटी या पोलराइज्ड चार्ज डेंसिटी, पोलराइजेशन डेंसिटी जिसको हम कहते हैं। इसको हम या तो P से रिप्रेजेंट करेंगे या सिग्मा P से रिप्रेजेंट करते हैं। एक बड़ा अच्छा टर्म है, क्योंकि ये जब आप इंडस्ट्रीज में जाते हैं या वहां पर जहां पर बड़ी बड़ी मशीन्स या इस कॉन्सेप्ट को बहुत सारी ऐसी इलेक्ट्रिकल कंपनीज में यूज किया जाता है, तो वहां पर इस टर्म का बहुत जेन्युइन रोल होता है। इस टर्म को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। अब ये ससेप्टिबिलिटी टर्म क्या है? देखिए, ससेप्टिबिलिटी बहुत ही सिंपल सा टर्म है। अगर हम कहें कि ससेप्टिबल मींस हाउ एनीथिंग इज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल। लाइक सीजन अगर चेंज होता है, मौसम चेंज होता है और आप ससेप्टिबल नहीं हैं, इसका मतलब आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मतलब अगर आप अपनी सराउंडिंग के हिसाब से अपने आप को बदल नहीं पा रहे हैं तो यू आर लेस ससेप्टिबल। और अगर आप फटाफट अपने हिसाब से, सराउंडिंग के हिसाब से आप अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, यू आर मोर ससेप्टिबल। तो ससेप्टिबिलिटी, दिस इज कॉल्ड काई, दिस टर्म इज कॉल्ड काई। तो काई इज इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी विच टेल्स, जो बताता है आपको किसी भी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को, सीधी सी बात है, किसी भी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को अगर मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं तो वो पोलराइज हो जाएगा। तो सीधा सा मतलब, और ये फील्ड जितनी स्ट्रांग होगी एक्सटर्नल, ई, इस सब्सटेंस का पोलराइजेशन उतना फास्ट होगा। तो सीधा सा मतलब है P इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको मैथमेटिकली अगर यहां पर मैं देखूं तो P इज, चूंकि दोनों डायमेंशनली बराबर होने चाहिए, दिस काई इज अ नंबर, सिंपल नंबर, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो डायमेंशनली दोनों को बराबर रखने के लिए यहां पर आपको एप्सिलॉन नॉट, दैट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसके साथ रखा जाता है। तो P इज प्रोपोर्शनल टू दैट यू कैन से E, या P इज इक्वल टू, देयर इज अ कांस्टेंट काई व्हिच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, और इसके साथ में आपने एप्सिलॉन नॉट E इंट्रोड्यूस किया है। तो इसका मतलब हुआ काई इज इक्वल टू P अपॉन एप्सिलॉन नॉट E। नाउ अब अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम देखें पोलराइज, तो आप कहते हैं जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, अभी इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दैट विल बी इक्वल टू एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज फॉर फ्री स्पेस, माइनस पोलराइज्ड, जो पोलराइज्ड चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इस E नॉट के ऑपोजिट है। तो इसका मतलब इफेक्टिव फील्ड हो गई E इज इक्वल टू E नॉट माइनस EP। अब इस EP दैट इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, ये फिर हम पढ़ चुके हैं कि हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। तो चूंकि यहां पर हम पोलराइज्ड चार्जेस की बात कर रहे हैं, तो दिस इज इंड्यूस्ड चार्ज, दैट इज पोलराइज्ड चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसी को हम P कहते हैं, पोलराइजेशन वेक्टर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस वैल्यू को अगर हम यहां इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो E इज इक्वल टू E नॉट माइनस P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब P की वैल्यू हमें पता थी यहां से कि P इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट काई E। ये वैल्यू अगर यहां पर रख दी जाए तो एप्सिलॉन नॉट गेट्स कैंसिल्ड आउट, दैट मींस E इज इक्वल टू E नॉट माइनस काई E। ये यहां से अगर हम इस इक्वेशन को E से डिवाइड कर दें तो दिस बिकम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज 1, दिस इज E नॉट अपॉन E, और यहां से E कैंसिल हो जाएगा, ये सिर्फ बचेगा काई।
तो अभी अगर इस रिलेशन को हम रीअरेंज करें तो दिस इज, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन इसलिए है क्योंकि इस पर बोर्ड में कहीं पर एक छोटा सा क्वेश्चन दे दिया जाता है कि इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच में रिलेशन, या इस पर न्यूमेरिकल बताइए। तो ये वो रिलेशन है जिससे हम न्यूमेरिकल्स अपने बोर्ड में यूज कर सकते हैं। ये है वो टॉपिक जिसके लिए मैं कह रहा हूं इंडस्ट्रीज में इस कॉन्सेप्ट को बहुत इफेक्टिवली यूज किया जाता है। दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। देखिए इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में जहां पर बड़ी बड़ी मशीन्स यूज की जाती हैं, वहां पर मशीन्स में हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स का यूज करते हैं। अब जब भी आप किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो ये पोलराइज हो जाएगा। इसका मतलब हुआ एक्सटर्नल फील्ड लगाते ही ये पोलराइज हो जाएगा और यहां पर चार्जेस का सेपरेशन मींस पॉजिटिव चार्ज ये हुआ, नेगेटिव ये हुआ। अब ये एक्सटर्नल फील्ड जितनी स्ट्रांग होगी, इन चार्जेस का सेपरेशन उतना ज्यादा होगा। ये चार्जेस भी अपने आप को सिर्फ एक लिमिट तक ही रिस्ट्रेन कर सकते हैं, रुक सकते हैं। होगा क्या, फील्ड जितनी स्ट्रांग होगी चार्जेस उतने ज्यादा सेपरेट होते जाएंगे, और चूंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है इसलिए दोनों आपस में एक दूसरे को भी अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब हुआ कि जब आप जो एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर रहे हो और इनके बीच का जो सेपरेशन है, ये दोनों एक दूसरे के, जितना आप इसको बढ़ाओगे ये दोनों का सेपरेशन उतना बढ़ता जाएगा। पर कहते हैं एक लिमिट ऐसी आती है ई की जहां पर ये डाइपोल्स अब रिस्ट्रेन नहीं कर सकते हैं, अब इस फील्ड को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो होगा क्या, ये डाइपोल ब्रेक हो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की सबसे खास प्रॉपर्टी है कि ये इलेक्ट्रिकली तो आपको सपोर्ट करेंगे पर चार्जेस सेपरेट नहीं हो सकते हैं, चार्ज फ्लो नहीं करेंगे। अभी यहां पर ये चार्ज बंधे हुए हैं, जैसे ये बॉन्ड टूटता है अब ये चार्जेस फ्री हो जाते हैं और कंडक्ट करना शुरू कर देते हैं। और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की लिमिट है कि जहां भी चार्ज कंडक्ट करेगा वहीं पर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल खराब हो गया, वहीं पर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वेस्ट हो गया, हमारे किसी काम का नहीं रहा। तो कहते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बस सिर्फ उस मैक्सिमम फील्ड तक विदस्टैंड कर सकता है जहां पर ये चार्जेस या जहां पर ये डाइपोल्स ब्रेक नहीं होते हैं। दिस मैक्सिमम लिमिट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। एयर के लिए इसकी वैल्यू लगभग 0.8 होती है, माइका या और भी बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जिसके लिए ये फील्ड या जिसके लिए स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। तो हम जब भी किसी इंडस्ट्री में इन मटेरियल्स को यूज करेंगे, वो इनकी हमारी फील्ड क्या है, हम कितनी फील्ड वहां पर मैक्सिमम यूज करते हैं, उसके हिसाब से डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स को यूज किया जाता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने जा रहा है जो एग्जाम्स में आपके यहां भर करके पूछा जाता है, दैट इज कैपेसिटेंस और कैपेसिटर। व्हाट इज अ कैपेसिटर? नाम से क्लियर है, कैपेसिटी। कैपेसिटी मींस टू होल्ड, हाउ मच यू कैन होल्ड। तो ये वो डिवाइस है, ये वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को होल्ड करती है। तो कहते हैं कि ये वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो किसी पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस चार्जेस को स्टोर करती है। हाउ मच चार्ज यू कैन स्टोर। अगर मैं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करूं, दो प्लेट्स हैं, दो अलग अलग शीट्स हैं, एक पर पॉजिटिव चार्ज और एक पर नेगेटिव चार्ज रखा जाता है, और जानते हैं कि जहां पर दो चार्जेस सेपरेट होंगे इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो कितना मैक्सिमम चार्ज आप कितने पोटेंशियल डिफरेंस पे रख सकते हो, दिस इज द रेशियो, मींस Q इज प्रोपोर्शनल टू V। और अगर मैं दोनों को इक्वेट करूं तो Q इज इक्वल टू, देयर इज अ कांस्टेंट CV, जहां पर C को हम कहते हैं C इज Q बाई V, C को हम कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर, दिस डिवाइस। ये डिवाइस आप जो भी आज की डेट में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आप यूज करते हैं, सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, आपके घर के फैंस हो, आपके घर पर कोई भी एसी हो, टीवी हो, फ्रिज हो, हर जगह कैपेसिटर्स और अलग अलग साइजेस के ये कैपेसिटर्स, अलग अलग चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी के, चाहे आप लैपटॉप यूज करें, चाहे अपना मोबाइल यूज करें, चाहे एसी यूज करें, चाहे फ्रिज यूज करें, चाहे टीवी यूज करें, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो आप यूज करते हैं, इसमें अलग अलग साइजेस के कैपेसिटर्स यूज किए जाते हैं, या इनको एक जनरल नाम जो हम देते हैं, दे आर कॉल्ड
कंडेंसर्स। अब अगर इस कैपेसिटर या कंडेंसर की हम प्रॉपर्टी की बात करें तो इनकी लाइक यू से कि C इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर आप चार्ज की यूनिट कहें कूलम और पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट कहें वोल्ट, तो दिस इज कूलम पर वोल्ट, और इसी को हम कहते हैं, इस टर्म को हम डिफाइन करते हैं फैरेड से। 1 कूलम पर वोल्ट, 1 कूलम पर वोल्ट इज डिफाइंड एज 1 फैरेड। अगर 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पर हम 1 कूलम का चार्ज स्टोर कर सकते हैं, तो इसका मतलब है उस डिवाइस की कैपेसिटी 1 फैरेड है। अब आइए जरा इसके डायमेंशनल इक्वेशन या डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें। आप 11th में पहले पढ़ चुके हो डायमेंशनल फॉर्मूला, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा उसका रेफरेंस नहीं देना है। डायमेंशनल फॉर्मूला चूंकि आप देख रहे हैं कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वोल्ट या पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज, इसके लिए हम जानते हैं कि I इज इक्वल टू Q बाई टी, सो Q इज इक्वल टू IT। तो चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया AT, और नीचे आप कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज लाइक वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो चार्ज का यही फॉर्मूला यहां भी यूज हो जाएगा, और वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हो गया आपका ml t माइनस 2 इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट मींस एक अलावा ml2 t2 माइनस 2, mlt माइनस 2। तो दिस इज ml2 t माइनस 2 अपॉन AT। ये AT ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया A2 T2। अब अगर हम इसको ऊपर ले जाके रखें तो ये m हो जाएगा m माइनस 1, L2 ऊपर जाएगा L माइनस 2, T माइनस 2 ऊपर जाएगा तो यहाँ पर T टू द पावर 4, और A जो ऑलरेडी था दैट इज A स्क्वायर। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया आपके कैपेसिटेंस का। अब आप जानते हैं एक देखिए कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर का मतलब हुआ कि अगर कोई ऐसी डिवाइस जिसका रेडियस R हो और इस पर चार्ज Q रखा हो, तो आप जानते हैं कि चार्ज को हम सेंटर पे कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। तो आप कहते हैं C इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q चार्ज बाई V। अब अगर इसके वॉल्यूम की बात करें यार, तो वॉल्यूम इसका कितना होगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। सो दैट मींस, अरे यार और अब देखते हैं कैपेसिटेंस ऑफ एनी आइसोलेटेड स्फेरिकल। देखो आइसोलेटेड स्फेरिकल का मतलब हुआ कि अगर कोई स्फीयर है जिस पर सिर्फ चार्ज रखा हो, जिसका रेडियस R हो, तो इसका कैपेसिटेंस चूंकि C इज इक्वल टू Q बाई V, अगर इससे हम निकालते हैं तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू R इसका रेडियस है, और K इज इक्वल टू आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आपका कैपेसिटेंस हो गया ये K मींस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। ये किसी आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है। जैसे अर्थ है, अगर हम मान लें कि अर्थ का रेडियस R हो, तो आप निकाल के यहाँ पर अर्थ का रेडियस अगर निकाल करके रखेंगे और सॉल्व करेंगे, तो जो C कैपेसिटेंस है ये हम इसलिए भी यूज होता है कि अगर अर्थ की साइज का कैपेसिटर बनाए तो उसका भी जो कैपेसिटेंस है, चूंकि यहाँ पर हम जो यूनिट देख रहे थे दैट इज फैरेड, तो नॉर्मली कोई अगर कहे कि 1 फैरेड, तो अर्थ की साइज का कैपेसिटर भी अगर आप बनाएंगे तो उसका कैपेसिटेंस 1 फैरेड के आसपास नहीं होता है, इट इज अराउंड 800 समथिंग। तो आप सोचिए कि अर्थ की साइज का भी अगर इतना बड़ा स्फेरिकल कैपेसिटर बनाया है तो उसका कैपेसिटेंस 1 फैरेड कंप्लीट नहीं होता है। ये बताता है कि फैरेड चार्ज स्टोरेज की कितनी बड़ी कितनी बड़ी यूनिट है, मींस कैपेसिटेंस की कितनी बड़ी यूनिट है, कि इतने बड़े स्फेरिकल कैपेसिटर का भी कैपेसिटेंस 1 फैरेड नहीं होता है। इसका रिप्रेजेंटेशन अगर हम कहीं पर भी कैपेसिटर बनाएंगे तो इस तरीके से बनता है, ये कैपेसिटेंस होता है। दोनों इसमें जो वर्टिकल लाइंस हैं दोनों की साइज सेम होती है, इसको हम कहते हैं कैपेसिटर। पर हाँ, ये हमारा कैपेसिटेंस जो होता है ये फिक्स्ड है, जो भी इसकी कैपेसिटी होगी ये वेरिएबल नहीं है, चेंज नहीं हो सकती। जैसा कहते हैं कि कैपेसिटर 3 माइक्रोफैरेड का है, तो अब इसकी कैपेसिटी 3 माइक्रोफैरेड ही रहेगी, बदल नहीं सकती है। ये सिंबल हम यूज करते हैं वेरिएबल कैपेसिटर्स। हम बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं
जहां पर हमें अपनी जरूरत के हिसाब से कैपेसिटेंस चेंज करना होता है, कैपेसिटेंस चेंज करते रहना पड़ता है, वहां पर हम ऐसे कैपेसिटर्स यूज करते हैं जिनकी कैपेसिटी लगातार बदलती रहती है या अपनी जरूरत के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो ये सिंबल अगर कहीं पे बना हुआ है उसको हम कहते हैं वेरिएबल कैपेसिटेंस या वेरिएबल कैपेसिटर, जिसकी कैपेसिटी लगातार बदलती रहती है। अब देखिए, अगर हम सिंपल कैपेसिटर की बात करें जिसको हम कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दो प्लेट्स हैं जिनकी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और चूंकि दोनों को इंडक्शन के थ्रू दोनों प्लेट्स को एक पॉजिटिवली चार्ज होगी एक नेगेटिवली चार्ज होगी, तो कहते हैं अगर दोनों पर क्यू चार्ज है, एक पर पॉजिटिव क्यू और एक पर माइनस क्यू, तो टेक्निकली दोनों की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सेम होगी। तो कहते हैं दो सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, दो सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी के प्लेट्स जिनके बीच का सेपरेशन स्मॉल डी है, अगर इन दोनों को रखें और इनके कैपेसिटेंस की बात करें तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि जब भी हम ये चैप्टर डिस्कस करेंगे और आगे भी अभी जो चैप्टर्स डिस्कस करते हैं इसमें पुराने रेफरेंसेस भी यूज होंगे जो हमारा फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा हुआ है। तो प्लीज इसके साथ साथ फर्स्ट चैप्टर भी एक बार जरूर देखिएगा उन रेफरेंसेस को। जैसे फर्स्ट चैप्टर में आपने कहा था कि अगर कहीं पर एक पैरेलल शीट रखी हुई है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो, तो आपको याद है कि वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी इस पैरेलल प्लेट की, दैट वाज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर यहां पर देखें आप तो यहां पर दो प्लेट्स हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो दोनों एक ही डायरेक्शन में होगी। लाइक पॉजिटिव प्लेट की वजह से अगर मेरी फील्ड बाहर की तरफ होगी इस तरफ, नेगेटिव की वजह से इनवर्ड होगी, तो इसका मतलब दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड एक साथ ऐड हो जाएंगी और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दैट मींस कि इस पैरेलल प्लेट के बीच में जो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर आप जानते हैं कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि E इज इक्वल टू V बाई D, तो अगर E इज इक्वल टू V बाई D ये रहा और इसी E की वैल्यू आप कहते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर दोनों को हम कंपेयर कर लें और इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो जो आपने यहां पर निकाला है कि Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A दैट इज इक्वल टू V बाई D, दैट इज चार्ज अपॉन एरिया इनटू एप्सिलॉन नॉट, दिस विल बी V बाई D और कैपेसिटेंस आपका होता है C इज इक्वल टू V बाई D। तो टेक्निकली यहां पर अगर देखें हम तो हमारा जो कैपेसिटेंस मिला एप्सिलॉन नॉट A बाई D। फिजिकल पैरामीटर्स की जो हम इस कैपेसिटेंस के पैरामीटर्स हैं, सरफेस एरिया, प्लेट सेपरेशन, इनके टर्म्स में अगर बात करें तो कैपेसिटेंस इज गिवन एज एप्सिलॉन नॉट A बाई D। यहां पर एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है कि अगर हम पर इसमें कुछ चीजें बिल्कुल याद रखने की हैं जो आप आगे एग्जाम्स में पूछी जाएंगी। एग्जाम्स में इन कॉन्सेप्ट को यूज, ये बुक में कहीं पर ऐसे लिखी नहीं हुई डायरेक्टली, ये आप जब करते हैं तो आपको याद रखनी पड़ती है। जैसे कि हम अगर एक साथ कई सारे कैपेसिटर को कनेक्ट कर दें, दो तरीके से कैपेसिटर्स कनेक्ट किए जा सकते हैं, वन इज इन सीरीज एंड द सेकेंड वन इज इन पैरेलल। तो जब इन कैपेसिटर्स को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो आप जानते हैं कि चार्जेस जो इन पे आते हैं, जो चार्ज यहां से आएगा इस प्लेट पर, इंडक्शन के थ्रू वही चार्ज यहां पर नेगेटिव जाएगा, फिर अगर ये नेगेटिव है तो अगली प्लेट आपकी पॉजिटिव। चार्ज सब पे सेम है, नो मैटर व्हाट। एक चीज याद रखिएगा कि ये जो कैपेसिटर्स है भले किसी भी कैपेसिटी के हों, इनका कैपेसिटेंस अलग अलग हो सकता है, पर जब ये सीरीज में कनेक्ट होंगे तो सीरीज में कनेक्ट करने के लिए चूंकि और कोई रास्ता नहीं है चार्ज के निकलने के लिए, इसलिए जो चार्ज इस पर होगा वही चार्ज इस पर होगा, वही चार्ज इस पर होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर की प्लेट्स पर इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि क्या कैपेसिटेंस है, चार्ज सब पर सेम होगा। तो आप जानते हैं कि कैपेसिटेंस, चार्ज और पोटेंशियल, रीजन इज कि अब अगर मैं इसको किसी बैटरी से कनेक्ट करूं तो बैटरी का पोटेंशियल जो होगा इन तीनों पर बटेगा। तो ये पोटेंशियल
इन तीनों पर अगर इसके क्रॉस V1 है, इसके क्रॉस V2 है, इसके क्रॉस V3 है, तो ये कैपेसिटेंस हमारा इफेक्टिव तीनों के पोटेंशियल्स के, या इसके आगे भी अगर आप कैपेसिटेंसेस कनेक्ट हो तो सबके सम के बराबर होगा। अब अगर मैं वैल्यू रखूं तो आप जानते हैं V इज इक्वल टू C इज इक्वल टू Q बाई V। तो यहां से अगर मैं देखूं तो V इज इक्वल टू Q बाई CN, दैट इज इफेक्टिव। इन सबको हटा करके अगर एक कैपेसिटेंस लगा दें तो उसका कैपेसिटेंस अगर CN हो सीरीज में, तो Q बाई CN इफेक्टिव कैपेसिटेंस, चार्ज पर यूनिट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू फर्स्ट के लिए Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3 एंड सो ऑन। चूंकि चार्ज सब पे सेम है, कैंसिल आउट, तो 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये अगर हमारे कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्टेड हो तो उनका इफेक्टिव, ये रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन, जैसे रेजिस्टेंसेस सीरीज में होते थे तो वो उनका चलता था R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। याद करने का तरीका है, कैपेसिटेंस इसका उल्टा चलता है। जो वहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता था वो यहाँ पर हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है। और इसका उल्टा कि अगर हम कैपेसिटेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो अगर हम किसी बैटरी के क्रॉस मान लीजिए इसको कनेक्ट करते हैं, तो इस बैटरी का पोटेंशियल अगर V था तो यही V पोटेंशियल इन तीनों के क्रॉस होगा, क्योंकि तीनों ही इसी बैटरी के क्रॉस कनेक्टेड है। तो तीनों के क्रॉस हमारा पोटेंशियल तो सेम हो गया, पर अगर मैं इस कैपेसिटेंस की बात करूं तो चार्ज हमेशा पोटेंशियल मींस पोटेंशियल, हमारा प्रेशर तो चार्ज पे ठीक लग रहा है। अब कैपेसिटेंस तीनों की अलग अलग है, चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी तीनों की अलग अलग है। इसका मतलब जो टोटल चार्ज अगर यहां से Q आ रहा था तो ये Q चार्ज तीनों पर इनकी कैपेसिटी के हिसाब से बढ़ जाएगा। तो अगर पहले पर Q1 गया, दूसरे पर Q2 गया, तीसरे पर Q3 गया, तो नेट चार्ज मेरा वही है Q मस्ट बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब अगर इसको मैं कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में लिखूं तो यहां से निकल करके आया CV, द इफेक्टिव पोटेंशियल, इफेक्टिव चार्ज इनटू कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल, इफेक्टिव चार्ज इज इक्वल टू पहले कैपेसिटेंस पर चार्ज प्लस दूसरे पर चार्ज प्लस तीसरे पर चार्ज। तो चूंकि पोटेंशियल सब में कॉमन है, कैंसिल आउट हो जाएगा। Cn इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस पर बोर्ड में आपको करने के लिए अच्छे क्वेश्चंस मिल जाते हैं पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में। मिक्स प्रॉब्लम्स होती हैं जो आगे आने वाले वीडियोस में इस पर हम बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे कैपेसिटेंस पर। देखिए इसका लास्ट टॉपिक जो बचता है, लास्ट नहीं भी, इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो और भी इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, दैट इज एनर्जी। आप जानते हैं कि किसी भी कैपेसिटर पर हम चार्जेस को जब स्टोर करेंगे, इनिशियली इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो जब चार्जेस को स्टोर करेंगे तो चार्जेस को मुझे ढकेल करके इस दूसरी प्लेट तक लाना पड़ेगा। अब चार्जेस को अगर खींच करके दूसरी प्लेट पर लाना पड़ेगा तो हमें काम करना पड़ेगा। तो अगर मैं किसी चार्ज को यहां से यहां तक, बहुत छोटा सा चार्ज dq लेकर के आऊं, और इन दोनों एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है। आप जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की परिभाषा थी, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन थी, वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स। तो यूनिट चार्ज को अगर यहां से यहां तक लाने में ये इतना काम करना पड़ा, तो dq चार्ज को लाने में कितना काम करना पड़ेगा, v dq। और ये छोटा सा वर्क डन हुआ dw। तो अगर मैं ये मान लूं कि इनिशियली जब हमारे पास जीरो चार्ज था और फाइनली जब ये हमारा कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, बिल्कुल अब इससे ज्यादा चार्ज नहीं रखा जा सकता है, मैक्सिमम स्टोरेज है इस पर, तो टोटल वर्क डन जो हो जाएगा दैट विल बी फ्रॉम जीरो, क्योंकि वेरिएबल हमारा चार्ज है, तो ये हो जाएगा फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम चार्ज स्टोरेज, जीरो टू Q, दैट इज Q बाई C dq। अब अगर मैं इसको 1/c कांस्टेंट है बाहर ले आऊं तो Q dq का जो इंटीग्रेशन होगा, आप जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। दैट मीन्स कि दिस विल बी Q स्क्वायर बाई 2, दैट इज 1/2c Q इनिशियल, दैट इज फाइनल टोटल मैक्सिमम Q स्क्वायर माइनस 0। तो हमारा जो वर्क डन हुआ दैट विल बी Q स्क्वायर अपॉन 2c। और वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है कि जितना आपने काम किया है वही इसके पास एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया है। तो टोटल द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2c।
इसके दूसरे फॉर्मेट्स भी हैं जो कि हम जानते हैं, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। इस रिलेशन को यूज करके यहां पर सब्स्टिट्यूट करके हमें दो रिलेशंस और मिलते हैं, दैट इज टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। आप यहां से Q को इल्यूमिनेट कर दिया है, Q इज इक्वल टू CV रख करके, सो दिस इज हाफ CV स्क्वायर। और दूसरा मिल रहा है U इज इक्वल टू QV बाई 2। तो इसका मतलब है कि एनर्जी जो स्टोर हुई कैपेसिटर के पास, U इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C, हाफ CV स्क्वायर एंड हाफ QV। अगर पर यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी की बात करूं तो आपके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो वॉल्यूम होगा दैट इज एरिया ऑफ द प्लेट्स इनटू सेपरेशन, दैट इज D। तो इनको हम अगर AD से रिप्लेस कर दें, AD से डिवाइड कर दें, तो हमारी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो यूज होगी दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। दिस इज द एनर्जी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम। बहुत ये एडवांस लेवल की प्रॉब्लम है जहां पर हम एग्जैक्टली अगर किसी पैरेलल प्लेट के बीच में जब तक फ्री स्पेस था ये सिंपल था, अगर मैं इसके बीच में कोई एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंट्रोड्यूस कर दूं तो अब ये हमारा स्पेस दो पार्ट से बट गया, ये हिस्सा और ये हिस्सा, ये फ्री स्पेस का है। तो अगर इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की थिकनेस T है तो हमारा जो फ्री स्पेस का हिस्सा होगा दैट इज D माइनस T। D माइनस T सिंपल कैपेसिटर का केस है, और जहां डाइलेक्ट्रिक आ गया, डाइलेक्ट्रिक का केस दूसरा हो गया। तो अगर मैं टोटल पोटेंशियल निकालूं, देखिए ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली हुई है फ्री स्पेस के केस में, आपको पता है एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पर अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की बात करें तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा अपॉन वही एप्सिलॉन जिसकी वैल्यू होती है K एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं पोटेंशियल निकालूं दोनों प्लेट्स के बीच में तो पोटेंशियल मेरा D माइनस T के लिए हो गया एप्सिलॉन अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू D माइनस T प्लस वो मटेरियल जो बीच में डाइलेक्ट्रिक यूज हुआ है दैट इज सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट और इसकी थिकनेस T है। इसका मतलब टोटल पोटेंशियल अब इन दोनों के बीच का ये रहा। तो इसका मतलब है टोटल पोटेंशियल हमारा मिल गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू D माइनस T प्लस T बाई K, ये हमारा पोटेंशियल हो गया। तो अगर हम अब कैपेसिटेंस निकालें तो टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगा दैट इज चार्ज है आपका सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई A, तो Q इज इक्वल टू सिग्मा A अपॉन टोटल पोटेंशियल। टोटल पोटेंशियल हमने पहले निकाला हुआ था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T बाई K। दैट मींस कैपेसिटेंस बिकम्स एप्सिलॉन नॉट A, ये सिग्मा कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T दैट इज द स्पेस विच इज ब्लैंक प्लस T बाई K जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का है। तो ये वो केस है जिसमें स्पेस थोड़ा सा खाली रह गया है। अगर मैं इसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का स्पेस बिल्कुल फिलअप कर दूं, कोई स्पेस ना खाली रह जाए, डाइलेक्ट्रिक पूरा भरा हुआ है, तो इस केस में जो हमारा फ्री स्पेस था वो जीरो हो गया। दैट मींस D the total space is replaced by the thickness of the dielectric material. So D becomes T, that means the capacitance becomes epsilon naught A upon D minus D, यहाँ T की जगह पर हम D रख देते हैं तो D minus D, D upon K, this gets cancelled out, तो epsilon naught A D by K, K ऊपर चला गया, that is K times epsilon naught, that is the capacitance of कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद फ्री स्पेस। तो हम लिख सकते हैं कि C is the capacitance of dielectric material, means the dielectric material when it is completely filled. C is the capacitance which is equal to K times dielectric constant into capacitance when it has free space। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसके क्वेश्चंस हमारे एडवांस लेवल पर भी आते हैं। तो दिस वाज द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस चैप्टर। बहुत ही मजेदार, आप करना शुरू करेंगे तो ये करते रह जाएंगे। अब मेरा अगला टारगेट है आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस, कुछ बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स जो अपने अगले वीडियो में हम डालेंगे।
ताकि एग्जाम में, आपको बोर्ड एग्जाम में, आपके यूटी में, आपके प्री बोर्ड में, आपके हाफ ईयरली में, कहीं से भी इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन अगर आएगा, यूँ सॉल्व कर सकते हैं यार। तो मेरा बायो में देखिएगा, आपको मैं इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की शीट और बहुत अच्छे क्वेश्चंस करेंगे बस आप लोगों से, क्योंकि ये प्रयास है आप लोगों तक बहुत अच्छा कंटेंट डिलीवर करने के लिए। अगर अच्छा लगे ये डिलीवरी मेरी और अच्छा लगे ये कंटेंट आपको, तो अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, वो लोग जो ज़रूरतमंद हैं जिनको अच्छे टॉपिक्स पे डिस्कस करना होता है, आपको अपनी कुछ प्रॉब्लम्स मेरे यूट्यूब चैनल पर अपने कमेंट्स डालिए, अपने क्वेश्चंस भेजिए, अपने डाउट्स भेजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको कम से कम आपके जो कंटेंट है उस पर बहुत अच्छे टॉपिक्स पे कंटेंट बना करके मैं आपसे शेयर करूंगा। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ज़रूरत के हिसाब से लोग मुझसे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकें। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल गुड लक, ऑल द बेस्ट।